Hello student, welcome back to our YouTube channel. The topic of our today video is nuclear structure and the properties of nucleus. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, तो सबसे पहले जो है न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की, ये बोल सकते हैं जो एटॉमिक जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी 1911 में किसने की? रदरफोर्ड ने की. ठीक है, कब? जब वो अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. ठीक है, या बोल सकते हो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय थिन गोल्ड फॉइल. ठीक है, उन्होंने क्या किया 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. तो उन्होंने उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन आई उस एक्सपेरिमेंट की. उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने न्यूक्लियस की जो है डिस्कवरी की. जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट, इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन आई जिसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को डिफाइन किया. ठीक है, इन्होंने कहा कि जो एटम है, ठीक है, एटम ये मान लो आपका क्या है, एटम है. ठीक है, तो इन्होंने कहा इस एटम के जो सेंटर में, ठीक है, सेंटर में क्या है, एक मास कंसंट्रेटेड है. ठीक है, और वो मास भी, वो जो कंसंट्रेटेड है वो कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज्ड है. ठीक है, उन्होंने कहा कि जो एटम है उसके सेंटर में, जो एटम है उसके सेंटर में होल मास, उस एटम का जो कंप्लीट मास है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सेंटर में, थोड़े से स्मॉल पोर्शन में. ठीक है, और वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो उसी जो सेंट्रल कोर था ना एटम का, ये जो सेंट्रल कोर, उस इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थी, ये एक्सपेरिमेंट्स की क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से इन्होंने क्या कहा, द बल्क ऑफ, इन्होंने कहा कि द बल्क ऑफ एटॉमिक मास, बल्क ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, एंड ऑल इट्स पॉजिटिव, एंड ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज, ऑल इट्स पॉजिटिवली जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वो रिसाइड है, रिसाइडेड, ठीक है, इन ए वेरी स्मॉल सेंट्रल कोर, इन ए वेरी स्मॉल सेंट्रल कोर. ठीक है, ऑफ द एटम, ऑफ द एटम कोल्ड न्यूक्लियस, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया. ठीक है, तो 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. फिर उन्होंने क्या कहा कि उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाले. उन्होंने कहा कोई एटम है, ठीक है, उस एटम के सेंटर में क्या है, उस एटम का होल मास कंसंट्रेटेड है, और वो जो होल जो मास कंसंट्रेटेड है ना जो सेंट्रल कोर में, वो कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज्ड है. उसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया. ठीक है, तो ये था. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी 1911 में, किसने, रदरफोर्ड ने. अब न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी हो गई. अब बात ये आती है कि इस न्यूक्लियस के अंदर है क्या. ठीक है, कि ये न्यूक्लियस किस चीज से मिलके बना है. ठीक है, तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स या न्यूक्लियर कंपोजिशन. क्या आता है, न्यूक्लियर कंपोजिशन. न्यूक्लियर कंपोजिशन मतलब ये जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो इन्होंने कर दी थी रदरफोर्ड ने. ठीक है, फिर ये बात आई कि इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस जिसको नाम दिया गया मैसिव जो आपका है पार्टिकल या मैसिव जो पोर्शन है पॉजिटिवली चार्ज, इसी को न्यूक्लियस का नाम दिया गया. तो इस न्यूक्लियस के अंदर है क्या चीज. ठीक है, तो इसीलिए बहुत कुछ हाइपोथेसिस आए. ठीक है, जो इनमें काफी सारे हाइपोथेसिस आए, उनमें से मेन 2 हाइपोथेसिस को जो है कंसिडर किया गया. ठीक है, सबसे जो पहला हाइपोथेसिस था वो था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस. पहला जो हाइपोथेसिस आया वो क्या आया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस. किस लिए ये हाइपोथेसिस, न्यूक्लियर कंपोजिशन को बताने के लिए. ठीक है, और दूसरा जो हाइपोथेसिस आया वो आया आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस. दूसरा कौन सा आया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस. तो अब हम ये दोनों हाइपोथेसिस पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहला जो हाइपोथेसिस है वो कौन सा आया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन. ठीक है, बाद में आया न्यूट्रॉन प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस की कुछ ड्रॉबैक्स रही, इसको रिजेक्ट कर दिया गया. उसके बाद आपका क्या आया, न्यूट्रॉन
प्रोटोन हाइपोथेसिस आया। पहले क्या आया था? इलेक्ट्रॉन प्रोटोन। तो देखो, क्योंकि ये हाइपोथेसिस हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियर कंपोजिशन के लिए। मतलब ये क्या बताएंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो नाम से क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये माना गया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन। कि जो न्यूक्लियस है वो किस किस से मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन से मिलके बना है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है। बाद में ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया गया, कुछ ड्रॉबैक्स रही वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आया था न्यूट्रॉन प्रोटॉन। पहले क्या आया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। तो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस क्या कहा गया? न्यूक्लियस जो है वो कंसिस्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, according to this hypothesis according to this hypothesis nucleus is considered as consisted of electrons and protons, ठीक है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या माना गया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब एक रीजन तो ये, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा गया? देखो, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हालांकि नहीं है, बाद में हम रिजेक्ट हो जाएगी हाइपोथेसिस, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम बीटा डिके पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बीटा डिके। तो ये कहा गया कि जो बीटा डिके होता है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो ये कहा गया कि अगर बीटा डिके के टाइम पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जब न्यूक्लियाई डिके होता है, बीटा डिके, ठीक है, न्यूक्लियाई में, तो उस टाइम पे क्या माना गया कि वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक है। जब भी कोई रेडियो एक्टिव डिके न्यूक्लियाई किसमें होता है? बीटा डिके प्रोसेस को फॉलो करता है, तो उस टाइम पे क्या पाया गया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हाइपोथेसिस दिया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस की जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल ले, क्या कहा गया कि मान लो जैसे आपको एग्जांपल लो 7 नाइट्रोजन 14 का, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस, ये देखो, ये क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक वेट होता है ना। ये क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है। और ये क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर होता है ना, ठीक है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो एटॉमिक वेट है ना वो आपका क्या बताएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताएगा, ठीक है। और क्योंकि एटम क्या होता है? एज ए होल न्यूट्रल, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही आपके क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि ये जो है ना एटॉमिक नंबर जो बता रहा है ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो, टोटल प्रोटॉन कितने हैं? 14। तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? 14। लेकिन इसने हाफ में डिवाइड किया। इस हाइपोथेसिस ने इसने कहा 2 हाफ में होंगे। आधे जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो तो न्यूक्लियस में लाई करेंगे, और आधे जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहाँ होंगे? आपके आउटर ऑर्बिट में होंगे। तो एज ए होल एटम आपका क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? जो एटॉमिक वेट है वो क्या देता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स में से आधे इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में लाई करेंगे और आधे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? आपके आउटर ऑर्बिट्स में होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहां तक तो ये हाइपोथेसिस था, इसने ये बताया, ठीक है। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक थी। क्या थी इसकी? कुछ ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स क्या थी कि क्या क्या रीजंस हुए जिसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया? ये जो हाइपोथेसिस था इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी कुछ क्या रही? ड्रॉबैक्स रही जिसके बेसिस पे इसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। सबसे पहला क्या कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट लाई इनसाइड ए न्यूक्लियस। क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर लाई करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है तो ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मैच करनी चाहिए किसके? न्यूक्लियर रेडियस से। लैम्डा ई किसके बराबर आनी चाहिए? नियरली इक्वल आनी चाहिए आपकी आर के इक्वल, ठीक है। अब देखो अगर हम
क्या निकालें, देखो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है ना, किसकी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो भी क्या होनी चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हमने थ्योरेटिकली फाइंड आउट करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है, देखो तो पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, मोमेंटम, पी क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, ठीक है, अब अगर हमें पहले हम मोमेंटम निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो देखो P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अभी हमने क्या कहा, लैम्डा किसकी इक्वल होनी चाहिए, उसकी न्यूक्लियर रेडियस, आर क्या है आपकी, न्यूक्लियर रेडियस के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब H अपॉन आर होना चाहिए, और H की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन आर, न्यूक्लियर रेडियस जो होती है वो फर्मी ऑर्डर की होती है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर, है ना, मतलब 6 इंटू समथिंग कुछ ऐसी। तो ये नियरली आता है 1.1 इंटू 10⁻⁻19 जूल सेकेंड मीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये तो क्या है, मोमेंटम, हमें क्या निकालनी है, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला रिलेटिविस्टिक के लिए आपने पढ़ा है, P इज इक्वल टू PC। P की वैल्यू आपके पास है, C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻⁻। तो जो हम एनर्जी निकालते हैं ना लाइट न्यूक्लियाई के लिए, तो ये एनर्जी हमारी अप्रोक्स आती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए, फॉर लाइट न्यूक्लियाई। ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए ये एनर्जी नियरली कितनी पाई गई, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपके, अगर हम बात करें किसके लिए, हैवियर न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है, तो ये जो वैल्यू एनर्जी की पाई गई वो नियरली पाई गई 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये पाया गया कि देखो एनर्जी लाइटर न्यूक्लियाई के लिए कितनी आई, 200, और हैवी के लिए कितनी आई, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है तो उसकी एक्सपेक्टेड जो एनर्जी है वो कहां से कितनी कितनी लाई करनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है तो उसकी एनर्जी की रेंज कितनी होनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब बीटा डिके में ऑब्जर्व किया गया, जब बीटा डिके होता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है ना। तो ये पाया गया उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ ना, उसकी एनर्जी सिर्फ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही पाई गई। मतलब ये एनर्जी तो क्या है, बहुत ही कम है, और ये तो क्या थी, बहुत ज्यादा, है ना। क्योंकि इसी के बेसिस पे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस दिया गया था कि बीटा डिके के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस में है इलेक्ट्रॉन, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसके अकॉर्डिंग तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए उसकी एमिशन के टाइम, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 200। लेकिन कितनी पाई गई जब बीटा एमिशन में, सिर्फ 2 से 3। तो ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों ही मैच नहीं हुई। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन हुआ है वो कहां से, वो नहीं हुआ, न्यूक्लियस से नहीं हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन किस में लाई नहीं करता, न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं करता। तो पहली ड्रॉबैक आई हाइपोथेसिस की। उसके बाद दूसरी हाइपोथेसिस आई न्यूक्लियर स्पिन की। दूसरी जो ड्रॉबैक आई, सॉरी, वो क्या आई, न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, देखो न्यूक्लियर स्पिन कैसे निकालते हैं, अगर हम कोई आइसोटोप ले हाइड्रोजन का 1H2, ये क्या है, ड्यूटेरियम, है ना, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये जो है 2, ये क्या है, इसका एटॉमिक वेट है ना। तो ये एटॉमिक वेट हमें क्या देता है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन हम तो न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ क्या है, 2 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें से 1 + 1। तो सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। ठीक है, सबकी स्पिन जो होती है कितनी होती है, इनकी सबकी हाफ होती है। तो देखो 1/2, 2 प्रोटॉन्स की 1/2 + 1/2, और 1 इलेक्ट्रॉन की तो कितनी हो गई, 3/2, है ना। तो ये +I2 -I, तो या तो 3/2 से लेके -3/2 तक होगी न्यूक्लियर स्पिन। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई तो ड्यूटेरियम की न्यूक्लियर स्पिन कितनी पाई गई, 1। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर हमने देखा न्यूक्लियर स्पिन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियर स्पिन कितनी आई, +3/2 से लेके -3/2। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई वो एक्चुअल में ड्यूटेरियम की कितनी पाई गई, 1। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ से भी ये हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, है ना। पहला इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करता न्यूक्लियस के अंदर, दूसरा न्यूक्लियर स्पिन भी मैच नहीं हुई, तीसरा मैग्नेटिक मोमेंट। तीसरा जो ड्रॉबैक था इसका वो क्या था आपका, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कि
क्या पाया गया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो 2000 टाइम्स ज्यादा पाया गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, क्योंकि देखो इनका तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियस में लाई कर रहे हैं। क्या पाया गया, न्यूक्लियर जो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी 2000 टाइम्स क्या मोर, किससे, देन दैट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन, मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। दोनों ही न्यूक्लियस में दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन रहा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था कि इसमें क्या कहा गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या थे, देखो इसमें कहा गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स तो क्या थे, न्यूक्लियस के अंदर थे, है ना, और जो रिमेनिंग थे वो कहाँ थे, आउटर ऑर्बिट में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स टोटल मान लो 14 थे, तो 7 तो इसने कहा न्यूक्लियस में और 7 आउटर ऑर्बिट में। तो ये क्या बता दिया इन्होंने, ड्यूअल नेचर, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा नेचर शो कर रहा है, ड्यूअल नेचर। तो ये बात गलत थी कि ये क्या मतलब वो आधे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे और आधे बाहर। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन थी। तो ये सारे क्या थे, इसके कॉन्ट्राडिक्शन थी या कुछ क्या थी ये बोल सकते हो, ड्रॉबैक्स थी। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस की। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी डिस्कवरी हुई किसकी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस की, जो कि कब, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद। अब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए कौन सा हाइपोथेसिस दिया गया था आपका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रदरफोर्ड ने डिफाइन किया, उसके बाद न्यूक्लियर कंपोजिशन हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस की कुछ मेन ड्रॉबैक्स रह गई। ठीक है, इस तरीके से हमने ये स्टडी किया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ठीक है।